आमतौर पे जितने हल्के अंदाज में हम लोग बंगाल के चुनाव को ले रहे थे, उतना अंदाज़ा अभी किसी को नहीं था कि ये इतना हल्का भी नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि जिस तरीके का वहाँ का रिकॉर्ड रहा, हालांकि हम लोगों ने देखा था कि बिहार का कभी एक दौर रहा करता था कि हर चुनाव जो है कि हिंसा से प्रभावित रहा करता था। लेकिन ये तो शुक्र है कि कुछ ऐसे साल गुजरे, कुछ ऐसी दशकें गुजरी जिनमें अब जो है कि बिल्कुल शांति तरीके से बिहार का चुनाव हो जाता है। लेकिन बंगाल का ये अध्याय शायद कि अभी समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यस24 न्यूज़। मैं कौसर अली। आज हमारा विश्लेषण भी इसी पे होगा। कल यानी कि 10 तारीख को जब नंदीग्राम में वहाँ की सीएम ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब अपना पर्चा दाखिल करने गई थी, उनके ऊपर एक अटैक हुआ। और अटैक किस चीज़ से हुआ अभी तक इसके बारे में नहीं बताया गया है। लेकिन जिस तरीके से उनके पैर पे चोट आया, उनके सर पे चोट आया, उनके चेहरे पे चोट आया, ये साबित करता है कि मामला बहुत गंभीर था। अब चूंकि जब उनके ऊपर हमला हो और राजनीतिक रूप ना ले, ये संभव नहीं है। सवाल है कि एक तरफ बीजेपी तो दूसरी तरफ टीएमसी, और दोनों पार्टियां अपने अपने कद्दावर चेहरे को आज जिस तरीके से बंगाल के चुनाव में दिखाना चाहती हैं, इससे तो ये साबित हो रहा है कि कोई किसी से कम नहीं है। लेकिन जिस तरीके से कल से मामला जो गरमाया हुआ है और ख़ास करके उनके अटैक का मामला, ये कहीं ना कहीं अब वहाँ पे दो तरह का रंग ले रहा है। एक जो बंगाल के लोग जो ममता बनर्जी को बहुत दिलों से चाहते हैं, दिन से चाहते हैं, प्यार मोहब्बत करते हैं, उनको अपना मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, उन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी का एक बहुत बड़ा भूमिका है। वहीं टीएमसी जो है कि जिस तरीके से कह भी रही है कि ये जो है कि कातिलाना हमला था बीजेपी उनके ऊपर, और जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया कि बीजेपी ने ही जो है कि उनके ऊपर कातिलाना हमला कराया है, जबकि बीजेपी ये सफाई दे रही है कि बीजेपी नहीं बल्कि उन्होंने खुद है कि अपने ऊपर हमला करवा करके और एक राजनीतिक सहानुभूति बटोरने की वो कोशिश कर रही हैं। सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से एक स्वस्थ लोकतंत्र में 2 पार्टियां या 2 पार्टियां 10 पार्टियां 20 पार्टियां लड़ती हैं, बहुत सारे लोग लड़ते हैं, सबका डेमोक्रेटिक राइट होता है कि वो चुनाव में उतरे और जनता के बीच में जाए। लेकिन जिस तरीके से हिंसा और हिंसा का दौर चलता है, ये कहीं ना कहीं एक स्वस्थ लोकतंत्र के ऊपर एक घात होता है और ये एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सही नहीं कहा जा सकता है। लेकिन सवाल उठता है कि बीजेपी जो आज राजनीति कर रही है, खास करके पूरे देश में, कभी मॉब लिंचिंग के नाम पे, कभी जो है कि पोलराइजेशन के नाम पे, कभी देश में उन्माद फैला करके, कभी धार्मिक आस्था को फैला करके, कभी राष्ट्रद्रोह, कभी देशद्रोह, कभी देश प्रेम के नाम पे, तो ये चीज़ें जो है कि आम आदमी को अब समझ में धीरे धीरे आने लगा है। उसी के कड़ी में अगर हम बंगाल की इस घटना को भी देखते हैं तो कहीं से भी न्यायोचित नहीं कहा जा सकता है। जो भी हो, जिस तरीके से वहाँ पे बीजेपी अपना फुल परफॉर्मेंस दिखलाने की कोशिश कर रही है, कई एक ऐसे समारोह जो है कि हो चुके हैं बीजेपी के, इससे पहले हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का एक नहीं बल्कि 2 3 उनका जो कि बड़ा वहाँ सम्मेलन जो हो चुका है। जेपी नड्डा जी का हो गया है, अमित शाह जी का हो गया है। यहाँ तक कि देखने को ये मिल रहा है कि मध्य प्रदेश की पूरी जो है कि मंत्रालय जो है कि आज बंगाल कैंपेनिंग में लगी हुई है। यानी कि इस तरह से देखा जाए तो पूरा केंद्र सरकार, पूरा बीजेपी और पूरी आरएसएस जो है कि अपनी लॉबी को बंगाल के चुनाव में उतार चुकी है। यहाँ तक कि उसके निकट जो है कि राज्य बिहार है या उड़ीसा है, वहाँ के भी जितने भी बीजेपी के कद्दावर लोग हैं, उन सभी को यह आदेश दे दिया गया है कि बंगाल के चुनाव में वो हर हाल में कूदे और जिस तरीके से भी हो वहाँ से सीट हथिया करके और सत्ता पे काबिज होना है। सवाल उठता है कि एक पूरी लॉबी एक तरफ है और ममता बनर्जी का टीएमसी जो कि सिर्फ और सिर्फ बंगाल तक सीमित है, वो एक तरफ है। दोनों सवालें सामने आ रही हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो या फिर बीजेपी के कोई भी नेता हो, जो डायरेक्ट अटैक या जो डायरेक्ट जो एक जुबानी हमला हो रहा है वो ममता बनर्जी और ममता बनर्जी के सरकार के ऊपर किया जा रहा है, वो उसमें कहीं भी आपको ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी कि महंगाई ये चीज़ें हैं या फिर तेल की महंगाई ये बढ़ी है या डीजल की महंगाई ये बढ़ी है, गैस की महंगाई ये बढ़ी है। इसमें कहीं कोई बात नहीं हो रहा है। बात अगर हो रहा है तो सिर्फ ये हो रहा है कि दीदी जो है कि पूजा क्यों कर रही हैं, उन्हें तो नमाज पढ़ना चाहिए। दीदी जो है कि बुर्खा लगाती हैं, दीदी जो है कि वो हाथ में बंधन क्यों बांधती हैं, बल्कि उनको तो हाथ में तस्बीह लेकर रहना चाहिए। सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से एक व्यक्तिगत कटाक्ष करके और बीजेपी ये साबित करना चाहती है कि कहीं ना कहीं वो हिंदू विरोधी हैं और बीजेपी जो है कि हर हाल में उनको हिंदू विरोधी ही कहना चाहती है और ये साबित भी करना चाहती है, ये तो भला है बंगाल की उस जनता की कि कम से कम वो सच्चाई और अच्छाई के मामले में वो लोग देख रहे हैं कि सच में अच्छा कौन है और झूठा कौन है।
सवाल उठता है कि जिस तरीके से पोलराइजेशन की राजनीति बीजेपी बार बार करती आई है, उसी को जो है कि बंगाल में भी अपनाना चाहती है। लेकिन बंगाल के लोग जो है कि खास करके बंगाली मूल के जो लोग होते हैं, उनकी सोच इतनी अच्छी होती है, वो जानते हैं कि हमें जो है कि किसी भी लफड़े में नहीं पड़ना है, हम किसी भी धार्मिक उन्माद में नहीं फंसना चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों ने बहुत कुछ देखा है। और यही चीज़ जो है कि कई दशकों से बंगाल में कम से कम शांति व्यवस्था थी, वहाँ दंगा फसाद की घटनाएं बहुत कम सुनने को मिलती हैं। लेकिन जिस तरीके से आक्रामक तरीके से आज बीजेपी वहां अपनी कैंपेनिंग कर रही है, इससे तो यह साबित होता है कि हर हाल में जो है कि बंगाल के सत्ता पे सत्तासीन होना चाहती है, चाहे उसके लिए जितने भी रक्त रंजित करना पड़े तो हम कर सकते हैं। ये बातें आज इसलिए हमें कहना पड़ रहा है कि जो चुनाव आज बीजेपी बंगाल में लड़ रही है, ये दिल्ली में भी लड़ी थी चुनाव, उसी तरीके से बिहार में भी चुनाव लड़ा गया, उसी तरीके से हरियाणा में भी चुनाव लड़ा गया, उसी तरीके से गुजरात में भी चुनाव लड़ा गया। लेकिन जो पुरजोर तरीके से यहाँ हमला आज ममता बनर्जी के ऊपर किया जा रहा है, पहले तो सिर्फ कटाक्ष की जाती थी, उसके बाद शब्दों का बाण चलाया गया, और अभी जो है कि कहीं ना कहीं एक शारीरिक नुकसान पहुंचाने की भी जो बात की जा रही है कथित तौर पर, इसमें तो आज जिस तरीके से सामने जांच कौन करेगा और जांच कैसे होता है, ये तो अब मतलब ये बेईमानी सी लग रही है। इसलिए कि जांच तो बहुत सारे ऐसे मामले में हुए। आपको पता होना चाहिए कि 2014 के जो आखिरी जब चुनाव हो रहा था, जो 2019 के चुनाव में आपने देखा कि जो एक अटैक हुआ जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए, जांच उसकी भी चल रही है, लेकिन उसका भी निष्कर्ष आज तक कुछ नहीं सामने आया। उसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो पुलवामा में भी अटैक जो हुआ, उसके बारे में निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकला। सवाल है कि बहुत सारे ऐसी घटनाएं हुई, लेकिन जांच हुआ, जांच बैठी और निकला क्या चीज, तो बिल्कुल सिफर। वही चीजें हैं कि बंगाल में भी, चूंकि चुनाव है, चुनावी प्रक्रिया में हर चीजें, हर हथकंडा को अपनाया जा रहा है। चुनाव बीत जाएगा, सत्ता में आ जाएंगे, हम आ जाएंगे, तो सारी चीजें लीपापोती हो जाएंगी। अगर वो आएंगी तो केंद्र सरकार का सीबीआई का और कई तरीकों का दबाव डाल करके नया सगुफा छोड़ा जाएगा। लेकिन एक आम आदमी के लिए जो ज़रूरत है, खास करके उसके रोजी रोजगार का, उसके पेट पालने का, उसके अन्न के लिए, इसके बारे में ना तो हमारे देश के प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, और ना ही कद्दावर बीजेपी बात कर रही है, और ना ही जो है कि देश के सबसे बड़े संगठन आरएसएस बात कर रही है। अब इसके बीच में जिस तरीके से जो खबरें आ रही हैं, खास करके बंगाल के चुनाव को देख करके, और जो कल की जो घटना हुई है, ये घटना कहीं ना कहीं एक बौखलाहट का नतीजा है। शायद इस बौखलाहट के अंदर ये चीज़ें हैं कि इतना पावर, इतना प्रेशर, इतनी सारी लॉबी लगाने के बाद भी अगर वहाँ पे बीजेपी सत्ता में नहीं आ रही है, अंदरूनी सतह पे जो है कि मजबूती से खड़ी है ममता बनर्जी, तो उसको कैसे डैमेज किया जाए, कहीं उसका ये लिटमस टेस्ट तो नहीं है। सवाल उठता है कि आपने देखा कि जिस तरीके से दिल्ली में जो सीए एनआरसी के मामले में जब मामला हो रहा था, कई एक ऐसी शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रही थी, लेकिन वहां पे एक हत्यारा जिसका नाम कपिल शर्मा था, उसने ऐसी कई एक घटना को अंजाम दिया, और दुनिया ने देखा कि उसने खुल करके कहा कि हम जो है कि हमने उसको ऐसा काम अंजाम दे दिया है कि जो उनको जिंदगी भर याद रहेगा। सवाल ये उठता है कि जब तुमने ऐसी बात कही और उसके बाद भी ये सरकार ना तो उसके बारे में कुछ सोच रही है और ना उसके ऊपर कोई कार्रवाई कर रही है, तो ऐसी काम जो दिल्ली में हो गया, जो एक दाग लग गई दिल्ली के ऊपर, वही चीजें तो देश भर में करके एक पोलराइजेशन की राजनीति की जा रही है। इसको हम कैसे अलग मान लें? और अगर हम अलग भी मान लेते हैं तो फिर क्यों नहीं बीजेपी खुल करके कह रही है कि हम वहां पे जीत रहे हैं या हार रहे हैं? जीतने की तो बात उन लोगों ने कह दिया, लेकिन हारने की बात को स्वीकार करके उन्हें इस बात को सोच लेना होगा कि ये डेमोक्रेसी है। आज आप पावर में हैं, सत्ता में हैं, लेकिन कल चल के जनता के मनों में अगर आप उतर गए, अगर नहीं उतरे, अगर चित से उतर गए, तो याद रखिएगा कि फिर से जनता वही हाल करेगी जो आज कांग्रेस की हाल हुई है। क्योंकि डेमोक्रेसी में जनता मालिक होती है, ना कि आप मालिक हैं, और आज जनता के साथ, उसके साथ खड़ा होना है तो उनके उस दुखते रग को आपको छेड़ना होगा, उनके उस अन्न के लिए, उनके उस रोजगार के लिए उनकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। उनके लिए पेट्रोल सस्ता करना पड़ेगा, डीजल सस्ता करना पड़ेगा, उनके लिए खाने पीने का व्यवस्था और रोजगार की व्यवस्था करनी पड़ेगी, जो चीज़ें आज बंगाल के लिए ज़रूरत है। आपको पता होना चाहिए कि पूरे देश में बंगाल ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे अमीरी और गरीबी की खाई सबसे ज़्यादा है। उसके बाद भी अगर वहाँ पे गरीबी की बात करने के साथ उनको रोज़गार मुहैया कराने की बात नहीं होती है, उनके पेट में अन्न जाने की बात नहीं होती है, उनको रोज़गार देने की बात नहीं होती है, और अगर बात होती है तो सिर्फ स्कूटी की बात होती है, बात होती है तो सिर्फ ममता बनर्जी की उस व्यक्तिगत
बात की कि जो उनकी अपनी आस्था है उसके ऊपर की बात होती है, तो कहीं ना कहीं इसे बंगाल की जनता बहुत बारीकी से देख रही है और आने वाले वक्त में जो निकटतम महीना है उसमें जवाब भी बिल्कुल करारे तरीके से देगी। शायद कि जिस तरीके से कल की जो घटना हुई है यही एक दर्शाता है कि आज जो है कि आप मानसिक तौर पे या शारीरिक तौर पे किसी को नुकसान तो पहुंचा सकते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में याद रखिएगा जनता मालिक होती है। आप देख रहे थे यस24 न्यूज़। आपको हमारा ये विश्लेषण कैसा लगता है कमेंट जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। हम मिलते हैं फिर अगले विश्लेषण के साथ, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए यस24 न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।